Hello everyone over there on the other side of the screen. Greetings of the day. Today we are going to discuss kinematics or one-dimensional motion or also known as rectilinear motion from class 11th physics. So here we go. 1D motion also known as rectilinear motion. Rectilinear motion. सबसे पहले तो यही चीज़ आती कि रेक्टिलिनियर मोशन होता क्या है. रेक्टिलिनियर मोशन होता है मोशन इन विच velocity and acceleration of a particle are parallel or anti-parallel. What is rectilinear motion? I will write for you. Motion in which direction of velocity and acceleration is parallel or anti-parallel. So, parallel और anti-parallel क्या होता है? This is the important thing because definitions are not that much important. We should grab up the concept. So, parallel और anti-parallel क्या होता है? Parallel means somewhat the angle is 0 degree. Or they are 180 degrees. Like this. This is V1 and this is A1, acceleration. So here the angle between velocity and acceleration is 0 degree and they are parallel. While if we assume another case where this is the velocity's direction and this is the direction of acceleration, so here they both are of 180 degrees. इन दोनों के बीच में एंगल है 180 डिग्री. सो दे आर एंटी पैरेलल. रेक्टिलिनियर मोशन और 1D मोशन इज नथिंग but the motion in which velocity and acceleration are parallel or anti-parallel. मतलब simply if you are supposed to identify 1D motion or rectilinear motion, one direction motion, तो आपको सिर्फ ये देखना है कि उसकी velocity और acceleration के बीच में एंगल क्या है. If it is 0 degree or 180 degree, or we'll say velocity और acceleration parallel या anti-parallel है, तो वो हमारा रेक्टिलिनियर मोशन हो जाएगा. Then we have to start with some basic terms. There are some terms. First of all, we have to know about position. Position. What is position? पोजीशन अगर हम हिंदी में देखें तो पोजीशन होती है जगह, स्थान आप बोल सकते हैं. तो जैसे फिजिक्स में हम क्या करते हैं, ये कोई पॉइंट है, मान लो ये एक्स पॉइंट है और हमें इस पॉइंट की लोकेशन बतानी है. इस पॉइंट का एड्रेस ही है इसकी पोजीशन. इस पॉइंट की एड्रेस को हम इसकी पोजीशन बोलेंगे. लोकेशन या एड्रेस मतलब किसी भी गिवन पॉइंट का लोकेशन और एड्रेस, उसी को पोजीशन बोलते हैं. लेकिन इफ आई से दैट आपको इस पॉइंट की, इस एक्स पॉइंट की लोकेशन बतानी है, तो आप कैसे बताओगे? आई थिंक यू विल आस्क फॉर द रेफरेंस पॉइंट कि इस जगह से बतानी है या इस कॉर्नर से बताएं या फिर यहाँ ये जो पोजीशन लिखा हुआ है उसके रेफरेंस में बताएं या फिर इधर वाले कॉर्नर से या कहीं से भी मिड पॉइंट, इस पूरी स्क्रीन के मिड पॉइंट से बतानी है इसकी डिस्टेंस, लोकेशन इसके रेफरेंस में. सो पोजीशन ऑलवेज नीड अ रेफरेंस पॉइंट. व्हाट पोजीशन नीड? इट्स अ रेफरेंस पॉइंट. मतलब पोजीशन के लिए हमेशा एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए आपको. अगर आपको रेफरेंस पॉइंट नहीं दे रखा तो पोजीशन आप बता ही नहीं सकते. दैट्स इट, खत्म. पोजीशन को बताने के लिए हमेशा रेफरेंस पॉइंट देना होगा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. बिसाइड्स दिस,
पोजीशन हम देखते, पोजीशन क्या है, पोजीशन आप किसी की बता रहे हो तो कहीं से बता रहे हो, जैसे मान लो ये कोई यहाँ पे ओरिजिन है, आप यहाँ से इसकी पोजीशन बता रहे हो, सपोज इट्स 2 meter or something centimeter or millimeter or anything, if it's the distance between two cities or दो जगह लैंडस्केप के बीच में है तो इट मे बी इन किलोमीटर्स, माइल्स. सो पोजीशन हमेशा डिफाइंड होती है एज अ डिस्टेंस, मतलब दो जगह के बीच की दूरी. सो इट विल ऑलवेज बी इन मीटर, किलोमीटर और एनीथिंग लाइक दैट. सो इसकी एसआई यूनिट है मीटर, बिकॉज हमें पता है डिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर. सो इसकी भी, ये भी डिस्टेंस है तो इसकी एसआई यूनिट है मीटर. जैसे अब अपन मान लो एक एग्जांपल देके बताती हूँ. ये है ओरिजिन 0,0,0. दिस इज एक्स एक्सिस, this is y axis and this is z axis. अब कोई पॉइंट यहाँ पे है, मान लो n पॉइंट है, it's x1, y1, z1. तो अब ये जो है रेफरेंस पॉइंट अपन ओरिजिन से बताएं, ओरिजिन इस रेफरेंस पॉइंट इसका ओरिजिन है, तो यहाँ से ये जो डिस्टेंस है दैट इज ON, या फिर ये वेक्टर है तो आप इसको क्या बोल सकते हो, क्या बोलेंगे, इसको हम पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट N बोलेंगे, बिकॉज ये हमें बता रहा है, क्या बता रहा है, इफ यू हैव स्टडीड वेक्टर यू नो, हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप. दिस इज द एग्जैक्ट पोजिशन ऑफ पॉइंट N in this plane, in this 3D plane or in this plane formed by x, y and z axis. So this is whole about position. We have to only memorize this, that position is a point or is given point's location or address, and it is always defined with a reference point and its SI unit is meter. So रेफरेंस पॉइंट के बारे में हमें याद हो गया कि रेफरेंस पॉइंट हमेशा, हाँ सॉरी, पोजीशन हमेशा रेफरेंस पॉइंट के रिगार्डिंग हम बताएंगे. एंड हाँ, एक और चीज़ जो हमारी पोजीशन में छूट गई है कि पोजीशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी. ये आपको इधर एग्जांपल से पता चल गया होगा कि पोजीशन इज अ वेक्टर, बिकॉज इधर ये हमने इसको एज अ वेक्टर रिप्रेजेंट किया है. बाकी लिख देती हूँ, पोजीशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, Now moving on to the next topic. इसमें छोटी मोटी टर्म्स हैं, we'll first address them and then we are going to start the chapter with distance, displacement, velocity, acceleration and equations of motion, and we are going to solve many questions to just address the way to handle the questions about that. So here is another thing, that is rest and motion. अब मैंने ये दोनों चीज़ें साथ लिखी हैं, मतलब ये दोनों एब्सोल्यूट टर्म्स नहीं है, ये हमेशा रिलेटिव टर्म्स हैं. रिलेटिव मतलब आप अकेला मोशन डिफाइन नहीं कर सकते, आप अकेली रेस्ट डिफाइन नहीं कर सकते. आपने किसी चीज़ को रेस्ट में बता दिया, आपने बोला कि हम लोग रेस्ट में हैं, या मैं बैठी हूँ और आप भी बैठे हैं, तो आप बोलेंगे कि मेरे बारे में कि मैं रेस्ट में हूँ. बट व्हाट इज द रेफरेंस? रेफरेंस इज कि आप रेफरेंस है, आप देख के बता रहे हैं, लेकिन अगर आप मुझे देख रहे हैं तो मैं रेस्ट में हूँ, अगर आप अर्थ पे बैठ के मुझे देख रहे हैं तो मैं रेस्ट में हूँ, अगर आप स्पेस में जाकर मुझे देखेंगे, आई एम मूविंग अलॉन्ग विद द अर्थ, सो आई एम इन मोशन.
सो मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव टर्म, दे आर नॉट एब्सोल्यूट। मतलब अकेला आप रेस्ट डिफाइन नहीं कर सकते, अकेला आप मोशन नहीं बता सकते। अगर आप किसी चीज़ को मोशन में बोल रहे हैं तो उसका कुछ ना कुछ रेफरेंस के रिगार्डिंग आप उसको मोशन में बोल रहे हैं। और ये कंबाइंड प्रॉपर्टी है, कंबाइंड प्रॉपर्टी, दिस इज इंपॉर्टेंट। एब्सोल्यूट पहला, these are not, these are relative properties, these are relative properties। these are relative properties मतलब absolute properties नहीं होंगी। and these are the combined properties of, combined property of motion, sorry, object and observer। Rest and motion are relative properties and these are combined properties of object and observer। Rest and motion में इतना ही था। Now let's start with distance। It's distance। From here onwards चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता जाता है, सब टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं इसके, जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। ओके, डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है, पहले एग्जाम्पल लेते हैं। ये कोई पॉइंट है ए, ये कोई पॉइंट है बी। अब बहुत सारे रास्ते होते हैं कहीं पे भी जाने के, एक ये रास्ता है, ए से बी पे जाना है हमें। एक हम करेंगे छोड़ो, बीच में कुछ भी आए हम तो सीधा जाएंगे। एक ये रास्ता है, एक ये रास्ता है। अब अगर कोई इंसान ए से बी पे जा रहा है, अगर उसने फर्स्ट पाथ फॉलो किया तो उसने अलग दूरी चली, सेकंड पाथ फॉलो किया अलग दूरी चली, थर्ड पाथ फॉलो किया अलग चली, फोर्थ पाथ फॉलो किया अलग चली। तो डिस्टेंस को आप कभी ये नहीं कह सकते कि दो पॉइंट यहाँ से यहाँ जाने में कितनी दूरी हुई, कितनी दूर हैं ये दोनों, दैट इज डिस्टेंस। नो, डिस्टेंस हमेशा आप डिफाइन करोगे आप जिस पाथ पे गए हो। तो डिस्टेंस इज एक्चुअल पाथ, एक्चुअल पाथ लेंथ। डिस्टेंस इज एक्चुअल पाथ लेंथ। डिस्टेंस इज एक्चुअल पाथ लेंथ, या फिर जो पाथ लेंथ कवर करी है पार्टिकल ने वो डिस्टेंस, एक्चुअल पाथ लेंथ या फिर पाथ लेंथ कवर्ड बाय अ पार्टिकल, उसी को डिस्टेंस बोलेंगे। और डिस्टेंस ना, ये हमेशा याद रखना है कि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि डिस्टेंस फाइनल और इनिशियल पोजीशन पर डिपेंड नहीं करती। वो आप जो पाथ फॉलो कर रहे हो वो डिस्टेंस, वो है डिस्टेंस। अब डिस्टेंस भी दूरी है तो इसकी भी एसआई यूनिट मीटर है। और इसके अलावा हाँ, अब एक और चीज, वन लास्ट थिंग अबाउट डिस्टेंसेस, कि अगर आप यहाँ से यहाँ जा रहे हो और यहाँ से वापस आ रहे हो, सपोज आप ए से बी पे गए फिर बी से ए पे गए, ऐसा थोड़ी है आप ए से बी पर गए थे तो आपकी डिस्टेंस कुछ थी, फिर बी से ए पे आप वापस आए तो आपकी डिस्टेंस कैंसिल हो गई कि आप जितना गए थे उतना वापस आ गए। नो, डिस्टेंस इज डबल्ड। तो डिस्टेंस जो है वो कभी भी टाइम के साथ कम नहीं होती। डिस्टेंस कभी भी टाइम के साथ कम नहीं होती है, ये हमेशा बढ़ती है। इसीलिए डिस्टेंस की वैल्यू कभी भी जीरो या फिर नेगेटिव नहीं होगी। ये हमेशा याद रखना है कि डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव रहेगी एंड इट इज द स्केलर क्वांटिटी। ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो डिस्टेंस एक्चुअल पाथ लेंथ है, स्केलर क्वांटिटी है,
ऐसा यूनिट मीटर है और डिस्टेंस कभी भी टाइम के साथ कम नहीं होती, इसीलिए डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहती है, कभी भी जीरो या फिर नेगेटिव डिस्टेंस नहीं होती है। इसके बाद एक ऐसी ही एक और टर्म है हमारे करिकुलम में, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। सो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? अब डिस्टेंस समझ में आ गई हमें, डिस्टेंस क्या होती है। अब हमसे पूछा व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। सो अब यही एग्जाम्पल लेते हैं सॉरी। इसमें ए से बी पे जा रहे हो आप, तो फर्स्ट पाथ से जाओगे, थर्ड पाथ से जाओगे, सेकंड से जाओगे, फोर्थ से जाओगे। ऑब्वियसली ह्यूमन नेचर इज कि हम शॉर्टकट्स की तरफ ज़्यादा जाते हैं, तो हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फॉलो करेंगे। अब कोई सिटी है, मान लो ये ए है, ये बी है, इस तक जाने का मान लो रास्ते में एक ऐसे कुछ ऑब्स्टेकल है, कुछ भी मान लो, एक्सरसाइज है, नदी मान लो, कुछ मान लो, तो हम लोग यहाँ से और बी पे जाने के लिए ऐसे घूम के जाते हैं। लेकिन डिस्प्लेसमेंट बोलेगा कि आई एम वेक्टर क्वांटिटी, और डिस्प्लेसमेंट बोल देगा कि छोड़ो ये डिस्टेंस वाला लोचा छोड़ो, हम डिस्टेंस को नहीं मानते, मैं तो हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रहूंगा इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में, फिर बीच में रास्ते में चाहे कुछ आए। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, एक सेकेंड। सो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? हमने पता लगाया कि डिस्टेंस तो एक्चुअल पाथ लेंथ है, कि एक्चुअल हम कितना चले, और डिस्प्लेसमेंट है तुम चाहे कितना चलो, बस तुम जहां से शुरू हुए थे और तुम जहां पहुंचे हो उसके बीच की शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ। So displacement is the shortest path length between initial and final position मतलब अगर कहीं से हम शुरू हुए हैं और कहीं जा रहे हैं, तो नो मैटर हम कौन सा पाथ ले रहे हैं, इनिशियल और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए हमें उन्हें इनिशियल फाइनल पॉइंट को जोड़ देना है, उनके बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेनी है। इसके अलावा इसको हम एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं डिस्प्लेसमेंट को। कैसे डिफाइन करेंगे? एज इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, है ना, तो हमने अभी ऊपर पढ़ा था, क्या हमने पोजीशन में पढ़ा था, आई थिंक, यस वी हैव स्टडीड इट इन पोजीशन, ओह गॉड, हाँ हमने एक वो बनाया था, क्या ऐसे करके एक्स वाई जेड प्लेन में एक एन पॉइंट की निकाली थी, क्या डिस्टेंस, और हमने बोला था कि ये ऐसे, ये ओ एन वेक्टर है और दिस इज पोजीशन वेक्टर। अब ओ एन वेक्टर क्या कर रहा है, बहुत सारी जगह हैं, हम इसको जोड़ने के लिए बहुत सारे पाथ्स यूज कर सकते हैं, ऐसे ऐसे कैसे भी, लेकिन ये इस इनिशियल पॉइंट ओरिजिन और इस फाइनल पॉइंट दैट इज पॉइंट एन के बीच की शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ है। तो हम डिस्प्लेसमेंट को ये भी बोल सकते हैं, it is defined as change in position vector, पोजीशन वेक्टर में जो चेंज हो रहा है उसी को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। कैसे, देखो, यस, पोजीशन वेक्टर में चेंज कैसे, ये हमने ऐसे
ड्रॉ करते हैं, चलो। एक सेकेंड। ओके, वेयर इज द स्ट्रेट लाइन? Just leave it, okay. We are making this, it's like this, just bear it. Y and it's Z. यहाँ कोई पॉइंट है A, यहाँ कोई पॉइंट है B. अब हम इसको ओरिजिन से जोड़ें तो इट्स लाइक दिस एंड इट्स लाइक दिस. ओरिजिन से हमने जोड़ दिया. ये है OA वेक्टर, ये है OB वेक्टर. अब यहाँ पर ये जो है इट इज द डिस्प्लेसमेंट, इट इज डिस्प्लेसमेंट. सो ये जो इसके वेक्टर में चेंज आया है यही डिस्प्लेसमेंट है. अब देखो यहाँ पे से जा तो डिस्टेंस तो ये भी हो सकती थी, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके भी हम आ सकते थे, बट डिस्प्लेसमेंट तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है. अब अगर हम OA वेक्टर लिखें तो क्या लिखेंगे? मान लो इसके कोऑर्डिनेट हैं x1 y1 z1 एंड इट्स x2 y2 z2. तो क्या लिखेंगे? A वाले को तो लिखेंगे वन सेकेंड, A वाले को क्या लिखेंगे? इट्स x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप. OB को क्या लिखेंगे? OB को लिखेंगे x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप. x1 i कैप y1 j कैप प्लस z1 k कैप एंड x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप. अब हमें AB निकालना है, AB वेक्टर. हमें तो AB वेक्टर निकालना है, वही तो हमारा डिस्प्लेसमेंट होएगा. तो अब अपन एक चीज देखें, अगर हम यहाँ पे ट्रायंगल एडिशन लॉ लगाएं, ट्रायंगल एडिशन लॉ से जो OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर जो है वो OB वेक्टर के इक्वल आ जाएगा. जो OA वेक्टर है प्लस AB वेक्टर है वो OB वेक्टर के इक्वल आ जाएगा. अब अपने को क्या निकालना है? अपने को AB वेक्टर निकालना है, तो हम सिंपली OA को इस साइड शिफ्ट कर देंगे. सो AB वेक्टर की वैल्यू हमारी आ जाएगी, इन दोनों से निकालेंगे, दैट इज x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप. हमें ये याद रखना है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे ऐसे आएंगे कि हमें एक कोऑर्डिनेट ये दे दिया, एक कोऑर्डिनेट ये दे दिया, एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे दिया, एक और पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे दिया, और हमसे पूछ लिया कि उनके बीच का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा या उनके बीच की डिस्टेंस बताओ, मिनिमम डिस्टेंस, दैट इज डिस्प्लेसमेंट. ओके, तो हम कैसे निकालेंगे? लाइक हम ऐसे ही निकालेंगे, यही मेथड है. तो हमें याद रखना है ये कि हमने कैसे कैलकुलेट किया है. सो एक बार थोड़ा सा रिवाइज करते हैं. डिस्टेंस एक्चुअल पाथ लेंथ है, वाइल डिस्प्लेसमेंट हमारी शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ है. दोनों की SI यूनिट मीटर मीटर है. डिस्टेंस स्केलर है, वाइल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है. डिस्प्लेसमेंट की एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन हमने पढ़ी, क्या है? इट इज डिफाइंड एज चेंज इन पोजीशन वेक्टर. डिस्प्लेसमेंट इज चेंज इन पोजीशन वेक्टर. और हमने यहाँ पे ये डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना भी सीख लिया. एक और चीज, एक हम लोग नोट लिखते हैं. वी आर गोइंग टू राइट नोट. नोट क्या लिखेंगे? नोट है
OTE नोट, यहाँ पे हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट आता है जो हमें याद रखना है बिल्कुल, दैट इज कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करती, डिस्प्लेसमेंट ओनली डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। लिख देती हूं मैं, डिस्प्लेसमेंट does not depends on path covered by body या particle, it only depends on initial and final position। ओके, एक और चीज, डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकती है अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है। डिस्प्लेसमेंट जिसको हम कैसे लिखेंगे, ऐसे एस के ऊपर राइट, ये 0 कब होगी, जब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम हो, तभी डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स हैं, जैसे मैं यहीं पे ऐड कर देती हूँ। एक तो ये है, मैंने आपको अभी बताया था कि जो डिस्टेंस है वो कभी भी डिक्रीज नहीं होगी टाइम के साथ, या तो कांस्टेंट हो जाएगी, मतलब बॉडी चल नहीं रही है एक जगह पे अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो गई टाइम के साथ, तो या फिर इसके अलावा वो क्या हमेशा इंक्रीजिंग रहेगी। तो डिस्टेंस इसीलिए कभी भी 0 भी नहीं होती है, हमेशा पॉजिटिव में रहती है, नेगेटिव का तो सवाल ही नहीं होता। लेकिन डिस्प्लेसमेंट अभी अपन ने देखा, डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0 ऑल्सो, और उसकी कंडीशन क्या थी, अनटिल एंड अनलेस की जो इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन है वो उसकी सेम रहे। तो ये भी एक डिफरेंस है कि डिस्टेंस जो है वो हमेशा बढ़ती जाएगी टाइम के साथ, और डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0 ऑल्सो। और मूविंग या फिर स्टेशनरी बॉडी के लिए, हाँ एक चीज है, चाहे मूविंग बॉडी हो स्टेशनरी बॉडी हो, उसके लिए डिस्टेंस कभी भी कम नहीं हो सकती। हाँ, एक और चीज है कि अगर इफ मोशन is in straight line, if motion is in straight line मतलब कोई चीज बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चल रही है, स्ट्रेट लाइन का मोशन हो रहा है विदाउट चेंज इन डायरेक्शन, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज होते ही तो हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग हो जाएगा। तो उस कंडीशन में जो हमारी डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के बराबर होगी। हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, सो दैट मेक्स क्वाइट डिफरेंस, तो हम मैग्नीट्यूड लिखेंगे। और एक और चीज, जैसे एक और पॉइंट है जिससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अब हमें पता है कि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहेगी और डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है, तो हम एक वो लिख सकते हैं रिलेशन। वो क्या है कि जो डिस्टेंस है वो ऑलवेज ग्रेटर देन या इक्वल टू होती है डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के। दिस दैट मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट मे बी इक्वल टू और लेस देन डिस्टेंस बट नेवर ग्रेटर देन डिस्टेंस। मतलब अगर कहीं पर ये लिखा है, we'll use symbols, okay, it's S and it's
अगर कहीं पर ये लिखा है इट्स कंप्लीटली रॉन्ग, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि जो डिस्टेंस है वो कभी भी डिस्प्लेसमेंट से कम नहीं हो सकती, या तो उसके इक्वल रहेगी या फिर उससे ज्यादा रहेगी. नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज स्पीड. सो स्पीड क्या है? स्पीड और वेलोसिटी दो अलग अलग ऑलमोस्ट सेम चीजें हैं, अलग अलग तो नहीं बोल सकते. व्हाट इज स्पीड एंड वेलोसिटी? स्पीड क्या होता है? स्पीड होता है डिस्टेंस और डिस्टेंस अपॉन टाइम. वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी इज displacement upon time. Speed is distance traveled by particle in per unit time. अब देखो हमारे पास डिस्टेंस क्या थी? स्केलर क्वांटिटी. सो स्पीड भी क्या है? स्केलर. डिस्प्लेसमेंट क्या था? वेक्टर. तो वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी. ऐसे हम लोग कोरिलेट करके याद कर सकते हैं. और इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? डिस्टेंस की मीटर, टाइम की सेकेंड. सो इट्स मीटर पर सेकेंड. दिस इज द एसआई यूनिट. डिस्प्लेसमेंट की मीटर, टाइम की सेकेंड. सो इसकी भी एसआई यूनिट सेम ही है. फॉर्मूला हो गया. फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइड बाय टाइम टेकन. अब आता है एवरेज स्पीड. क्या? एवरेज स्पीड. एवरेज स्पीड क्या होगी? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड divided by total time taken. Total distance traveled divided by total time taken. ऐसे ही हमारे पास एक एवरेज वेलोसिटी भी टर्म आती है. एवरेज वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो इट्स टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम इंटरवल, या फिर टोटल डिस्प्लेसमेंट, या फिर हम इसको वो भी बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल. क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर या चेंज इन पोजीशन वेक्टर वाला वो डिस्प्लेसमेंट में हमने कवर किया था, लेकिन हम इसको यहाँ टू इजी टू मेमोराइज, लाइक टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन. टोटल टाइम. ऐसे ही एक और चीज आती है, दैट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड. INSTANTANEOUS. Instantaneous speed, not velocity. We are discussing about instantaneous speed. इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब है किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे हमारे पास क्या स्पीड रही होगी, उसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड. और इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला है लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा s अपॉन डेल्टा t. तो ये हो जाएगा ds बाय dt. मतलब इस पूरे का डिफरेंशिएट कर दो, वही हमारा इंस्टेंटेनियस स्पीड हो जाएगा. ऐसे ही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट मोशन के किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर जो वेलोसिटी रही है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, उसी को हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलेंगे. इसका भी फॉर्मूला सेम है, डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा. डेल्टा s अपॉन डेल्टा t, दैट इज ds अपॉन dt. हो गया.
कंपैरेटिव में हम स्पीड और वेलोसिटी पढ़ रहे हैं। अब एक वो है कि यूनिफॉर्म स्पीड, हमने नाम सुना है। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है? जब स्पीड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो, मतलब आपने देखा पहले 1 सेकंड में भी 1 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, 2 सेकंड का भी 1 मीटर पर सेकंड आया, 3 सेकंड में भी 1 मीटर पर सेकंड, 4 सेकंड में भी 1 मीटर पर सेकंड, ऐसे करके अगर आप उसका निकालोगे तो वो यूनिफॉर्म ही है। मतलब टोटल उतने टाइम में वो उतना ही चल रहा है, मतलब हर 1 सेकंड में वो 1 मीटर चल रहा है, तो वो एक यूनिफॉर्म स्पीड हुआ। मतलब यूनिफॉर्म स्पीड की डेफिनेशन क्या लिखी जाएगी? व्हेन अ पार्टिकल कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। एक कोई पार्टिकल इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल टाइम इंटरवल में, तो उसको हम उसकी यूनिफॉर्म स्पीड बोलेंगे, या फिर हम बोलेंगे स्पीड मैग्नीट्यूड में कांस्टेंट है। और इसके अलावा एक आता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, या फिर हम उसको वेरिएबल स्पीड भी बोल रहे हैं। जब स्पीड का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है तो दैट इज वेरिएबल स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड इज जब वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इक्वल टाइम इंटरवल में। नॉन यूनिफॉर्म जब नॉन इक्वल इंटरवल्स में, नॉन इक्वल मतलब आप ऐसे बोल सकते हो नॉन इक्वल डिस्टेंस है इक्वल टाइम इंटरवल में, दैट्स नॉन यूनिफॉर्म या फिर वेरिएबल स्पीड। ऐसे ही वेलोसिटी में होता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। पर अब हमें पता है कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर में हमें क्या लेना पड़ता है? डायरेक्शन, यस डायरेक्शन, और उसका मैग्नीट्यूड। वेक्टर में हम कंसीडर करते हैं उसकी डायरेक्शन, उसका मैग्नीट्यूड। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी वही होगी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वेलोसिटी के सेम रहेंगे। मैग्नीट्यूड भी सेम रहना चाहिए और डायरेक्शन भी सेम रहनी चाहिए। अगर मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन में से एक भी चीज बदली तो वो हमारी यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो ही नहीं सकती है, हम उसको नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलेंगे। क्लियर? वेरी क्लियर। हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है रेक्टिलिनियर मोशन पढ़ा था हमने। तो रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है? जिसमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में 0 डिग्री या 180 डिग्री एंगल हो, मतलब वो पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल हो। उसके बाद हमने पढ़ा पोजीशन, कि पोजीशन हमेशा रेफरेंस पॉइंट से रिलेटेड होता है। ये आप किसी पॉइंट की लोकेशन या फिर एड्रेस बताते हो, इससे इसकी एसआई यूनिट मीटर होती है, ये पढ़ा हमने। तीसरे नंबर पे हमने रेस्ट और मोशन पढ़ा कि ये दोनों रिलेटेड क्वांटिटी है, रेस्ट और मोशन, है ना। हमने पढ़ा था कि रेस्ट एब्सोल्यूट क्वांटिटी नहीं है, और रेस्ट और मोशन कंबाइंड प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर की। इसके बाद हमने पढ़ा था डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस एक्चुअल पाथ होता है, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, दोनों की एसआई यूनिट मीटर होती है। डिस्टेंस जो है वो कभी भी टाइम के साथ कम नहीं होगा, जीरो नहीं होगा, हमेशा बढ़ेगा। और डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो हो सकता है, कंडीशन थी कि इनिशियल फाइनल पोजीशन सेम होनी चाहिए, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा जीरो हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस के मैग्नीट्यूड के इक्वल कब होगा? जब हम सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं और स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहे हैं, डायरेक्शन ऑपोजिट नहीं हो रही, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है। दूसरा, डिस्टेंस जो है वो हमेशा ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू रहेगी डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के। इतना हमने पढ़ा। फिर हमने स्पीड और वेलोसिटी पढ़ा। स्पीड क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। वेलोसिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। दोनों की एसआई यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। फिर हमने एवरेज स्पीड पढ़ा। एवरेज स्पीड क्या है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। एवरेज वेलोसिटी क्या है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। फिर हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड का कॉन्सेप्ट पढ़ा। इंस्टेंटेनियस क्या होता है? इंस्टेंटेनियस स्पीड है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, मतलब किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर क्या स्पीड या क्या वेलोसिटी रही, उसी को हम इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं। और इसका फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा? इंस्टेंटेनियस स्पीड इज ds/dt, मतलब ds में s, स्पीड वाले में s है डिस्टेंस, और वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमने पढ़ा ds/dt जिसमें s है डिस्प्लेसमेंट। इसके बाद हमने यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड पढ़ा। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। इस
और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है, स्पीड कांस्टेंट नहीं है, स्पीड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं है, मतलब अनइक्वल डिस्टेंस है इक्वल टाइम इंटरवल में। ऐसे ही हमने वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा, पर वेलोसिटी में हमें पता है वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों को कंसीडर करना है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी वही होगी जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कांस्टेंट है, सेम है। और अगर एक भी चीज बदल रही है टाइम के साथ, डायरेक्शन या फिर मैग्नीट्यूड में से कुछ भी, या फिर दोनों बदल रहे हैं, तो वो हमारी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी आने वाली है। अब हम एक केस पढ़ते हैं जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अगर एक पार्टिकल है, मैं ऐसे डायग्राम बनाती हूँ, ऐसे ये एक डिस्टेंस है, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। एक पार्टिकल, ये पूरी डिस्टेंस है एस, आधी डिस्टेंस s/2 तो चल रहा है v1 से, और s/2 चल रहा है v2 से। तो हमें उसकी एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। तो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हम इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। v एवरेज होता है 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। अब ये फॉर्मूला आया कहाँ से, हम ये पढ़ेंगे। हमें क्या निकालना है? हमें इसकी एवरेज निकालनी है, एवरेज स्पीड। कैसे निकालेंगे? हमने एवरेज स्पीड का अभी अभी फॉर्मूला पढ़ा था। क्या था एवरेज स्पीड का फॉर्मूला? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला था टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब हम इसको पॉइंट सी मान लो, मिडिल को। हम पॉइंट ए और सी के बीच में हमें क्या क्या पता है? अगर हमें वेलोसिटी निकालनी है, वेलोसिटी होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमें डिस्टेंस पता है s/2 है, टाइम हमें नहीं पता। दूसरा v2, डिस्टेंस हमें पता है s/2, अगेन टाइम भी नहीं पता, तो हम इसको t2 ले लेते हैं। तो इधर टाइम t2 है, इधर टाइम t1 है, खत्म। ठीक, अब हम क्या करेंगे? हम देखते हैं कि इस वाले फॉर्मूला में हमें टोटल डिस्टेंस पता है, ए और बी पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है s। अब हमें टोटल टाइम नहीं पता। टोटल टाइम हम कैसे निकालें? हमें पता है यहाँ से यहाँ तक जाने में t1 लगा, a से c तक जाने में t1 लगा, तो c से b तक जाने में t2 लगा। तो टोटल कितना हो गया? t1 प्लस t2। अब आप हमने देखा कि ये तो हमें तो t1 t2 पता ही नहीं है, यहाँ से ये फॉर्मूला तो आया ही नहीं। तो अभी हमने v1 और v2 के फॉर्मूले लिखे थे, इसलिए हमारे पास अननोन क्या था? t1 अननोन था, है ना। v1 भी हमें पता था, गिवन था। तो अब हम इस फॉर्मूला से t1 निकाल लेते हैं। t1 आ जाएगा s/2v1, यहाँ पे आ जाएगा s/2v2, t2 आ जाएगा t2। t1 प्लस t2 की वैल्यू यहाँ रख देंगे, s डिवाइडेड बाय s अपॉन 2v1 प्लस s अपॉन 2v2 s। अब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2, s से s कट गया, 2 इंटू v1 v2 डिवाइड बाय v1 प्लस v2। दिस इज द फॉर्मूला, हेंस प्रूव्ड। हमने निकाल लिया। अगर आप पहले तो आपको ये फॉर्मूला याद ही करना है, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ये भी याद रखना है कि ये तभी लगेगा जब आधी डिस्टेंस किसी वेलोसिटी से चली, बची हुई आधी डिस्टेंस किसी वेलोसिटी से चली, तो हमें इसका एवरेज निकालना है। मतलब जब आधी आधी डिस्टेंस हो रही है तो हम लगाएंगे 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। और ये ऐसे निकलेगा क्योंकि कुछ फॉर्मूला ऐसे चाहते हैं कि आप कर रहे हो कि s/3 इससे चला, फिर अगली s/3 इससे चला, और फिर बचा हुआ इससे चला, तो फिर आपको बताना है कि एवरेज कितना हुआ, तो वो आप ऐसे निकाल लेंगे। आई होप सो आपको मेथड समझ में आ गया है। अगला अगर ऐसे दिया हो कि ये अगेन पॉइंट ए है, पॉइंट
बी है, और हमें यूं बोला हो कि आधा टाइम उसने v1 से चला और अगला आधा टाइम उसने v2 से चला, तो एवरेज वेलोसिटी स्पीड कुछ भी निकाल लो आप। यहां से यहां तक t/2 और यहां से यहां तक t/2, उससे किससे चला? आधा टाइम उसने, okay, so let's take it 2t, so it will be easy to calculate, बाकी आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये t टाइम ये t टाइम, और टोटल टाइम था 2t, तो उसने आधा टाइम चला आधा टाइम तो वो चला v1 से, और अगला आधा टाइम चला वो v2 से, तो हमसे v एवरेज पूछा है। कोई भी क्वेश्चन हो काइनेमेटिक्स का, हमें सबसे पहले तो ये बनाना है कि क्या दिया है, क्या पूछा है, और जो पूछा है ना उसका आपको जितने फॉर्मूले पता है, अभी वी एवरेज कितने फॉर्मूले पता है, एक ही फॉर्मूला पता है ना हमें, वो लिख लो। फिर उसके बाद उसकी रिक्वायरमेंट्स देखो कि इस फॉर्मूले में आपको क्या पता है, जो मतलब क्वेश्चन में दे रखा है, और क्या आपको नहीं पता, वो आप कैसे निकाल कर ये फाइनल रिजल्ट अपना कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब इस क्वेश्चन में आप ये नहीं बोलोगे कि ये पूरी s है और ये इतना s/2 हो गया, ये इतना अगेन s/2 हो गया, नहीं, हम इस क्वेश्चन में नहीं बोल सकते, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें डिस्टेंस का कोई आइडिया नहीं है। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने टाइम के साथ खेला है, तो अब डिस्टेंस तो हमें खुद निकालनी पड़ेगी। हमें डिस्टेंस नहीं पता, तो उसको s लेट कर लिया टोटल को, और टोटल टाइम कितना है 2t। अब हमें पता है v1 क्या होता है, वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितनी है, मान लो हमने s1 मान ली अपॉन t, तो s1 कितना आ गया v1t, ऐसे ही s2 कितना आ जाएगा v2t। आप समझ गए होंगे आई थिंक। तो ये v1, हाँ मान लो, चलो s1 s2 क्या है, s1 इतनी डिस्टेंस है और s2 इतनी डिस्टेंस है। अब हमें पता है s1 प्लस s2 कितना होगा, कैपिटल S, तो हम कैपिटल S की जगह s1 प्लस s2 डिवाइड बाई 2t। अब s1 s2 की वैल्यू रख दो, v1t प्लस v2t डिवाइड बाई 2t, t कॉमन ले लिया हमने ऊपर से, तो v1 प्लस v2 divided by 2t, t से t cancel, so it's v1 plus v2 divided by 2, it is average speed। तो ये है हमारी एवरेज स्पीड, हमने एवरेज स्पीड कैलकुलेट कर ली, विच इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। कैसे किया, पिछले वाले क्वेश्चन में, मतलब अल्टीमेटली हमारे पास दो फॉर्मूला थे, एक तो वी एवरेज का और एक वी का। v का क्या था, डिस्टेंस अपॉन टाइम, v एवरेज इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। हमारे पास जो नहीं दिया गया वो हमने इस फॉर्मूला से निकाल के इस फॉर्मूला में रख दिया, और हमने सॉल्व किया, तो हमारे पास एवरेज का आ गया। बाकी ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये जो दो क्वेश्चन मैंने कराए हैं ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। अगर हाफ ऑफ डिस्टेंस चल रहा है तो 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, और अगर हाफ ऑफ टाइम दे रखा है तो v1 प्लस v2 डिवाइड बाय 2। ये हम लोग याद रखेंगे। अब हमारे पास आता है एक्सेलरेशन। नेक्स्ट इज एक्सेलरेशन, पर उससे पहले हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं फॉर सम मोर क्लैरिफिकेशन। लेट इट बी लाइक दिस, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये हाफ डिस्टेंस s/2 से चली, ये हाफ डिस्टेंस s/2, ये हाफ डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हाफ डिस्टेंस चली v0 से, और अगली हाफ डिस्टेंस में आधा टाइम चला v1 से, और बचा हुआ आधा टाइम चला
V2 से। अब हमें इसका क्या निकालना है, एवरेज। हमें निकालना है V एवरेज, मतलब इस A से B तक जाने में एवरेज वेलोसिटी कितनी रही। अब इसको कैसे करेंगे। अब हम सोचते हैं कि हाउ कैन वी कैलकुलेट और सॉल्व दिस। सो द फर्स्ट थिंग दैट केम टू आवर माइंड इज कि अभी हमने जो दो फॉर्मूले पढ़े ये उनके जैसा जैसा लग रहा है, तो हम इसको निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो ये C से B वाले में देखो, C से B वाले में हम क्या करेंगे, हमें पता है आधा आधा टाइम था, हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, V1 प्लस V2/2, तो हम इसको कर लेंगे। V1 प्लस V2/2 इज इक्वल्स टू V1 एवरेज। ठीक, क्योंकि ये पूरी V1 एवरेज है। ठीक है, हमारे पास V1 एवरेज आ गई। अब A टू B में लगाएंगे। क्या था हमारे पास, 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2। इसमें रख दो, क्या रखोगे, 2V0, V1 हमारा V0 है, V2 है हमारा V1 एवरेज, V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाय V0 प्लस V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाय 2। इट्स लाइक दिस, ये कट गया। तो हमारा आंसर आएगा 2V0 V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाय 2V0 प्लस V1 प्लस V2। ये हमारा एवरेज आ गया है, यही आंसर है इसका। इसके अलावा एक और मेथड से हम इसको कर सकते हैं। ये तो आई होप सो सबको समझ आ गया होगा, बिकॉज इट्स क्वाइट सिंपल। जो अभी हमने जिस तरीके से किया था इट्स लाइक दैट ओनली, बट एक और तरीका है जिससे हम इसको सोच सकते हैं। V एवरेज वाला ही लगेगा फॉर्मूला वही है, बस तरीका हम थोड़ा अलग तरीके से सोचेंगे कि मान लो कि हमें वो दोनों ही फॉर्मूले नहीं आते हैं, V1 प्लस V2 डिवाइड बाई 2 और 2V1 V2 प्लस V1 अपॉन V1 प्लस V2। हमें दोनों ही तरीके नहीं आते हैं, तो हम कैसे करेंगे। देखो हम क्या करेंगे, V एवरेज का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस है S/2 प्लस S/2, ऑल्दो आई नो इट्स कैपिटल S, इट्स कंप्लीट S। अब क्या करोगे, आपको इधर का पता है, इधर आप करोगे V0 इज इक्वल्स टू S/2 अपॉन T1, तो T1 कैसे निकालोगे, इट्स T1 इज इक्वल्स टू S/2V0, तो S/2V0। अब ऐसा आप यहाँ कुछ कर नहीं सकते, तो इसको आपने कैपिटल T रख दिया। कैपिटल T कैसे निकालोगे, S/2 डिस्टेंस है, ठीक है, उसमें आप T/2 V1 T/2 प्लस V2 T/2, क्योंकि इतने का आप इतने का निकालोगे, फिर इतने का निकालोगे, और उसको S डिस्टेंस निकालनी है इतने की, फिर इतने की, और उसको S/2 को इक्वेट कर दो, क्योंकि हमें पता है ये पूरी डिस्टेंस S/2 है, उसके अलावा हमें और कुछ नहीं पता। आपने इक्वेट किया तो 2 से 2 कट गया, तो S आ जाएगा V1 प्लस V2 इंटू T। तो यहाँ से आप T की वैल्यू निकाल लोगे, V1 S डिवाइड बाय V1 प्लस V2। यहाँ पे रख देंगे, यहाँ पे रख देंगे T की वैल्यू, यहाँ पे हमने T की वैल्यू रख दी, दैट इज S डिवाइड बाय V1 प्लस V2। अब ये कितना हो जाएगा, ये S हो जाएगा, तो इट्स लाइक वी हैव टू मेक सम स्पेस। अब तो आगे हम लोग सॉल्व कर ही लेंगे, सारा पार्ट हो गया। बस इसमें ये ध्यान देना था कि हमें एवरेज का फॉर्मूला पता है, उसमें रखते जाओ। टोटल डिस्टेंस हमको पता है, फिर हमने क्या किया, हमें टाइम नहीं पता तो टाइम हमने वेलोसिटी के फॉर्मूला से निकाला, दूसरा वाला टाइम हमें पता नहीं था, बस हमें उसकी टोटल डिस्टेंस पता थी, डिस्टेंस की इक्वेट कर दी दोनों अलग अलग फॉर्मूला से डिस्टेंस निकाल के, तो ऐसे कर लेंगे। इट्स 2V0 V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाय, बिकॉज S से S कट जाएगा, डिवाइडेड बाय
it's like v1 plus v2 plus 2v0. It's the answer, final answer. So I hope so कि अभी तक हमें डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड सब एकदम क्रिस्टल क्लियर हो चुका है. इसके बाद अब हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन पढ़ेंगे. एक्सेलरेशन कुछ नहीं होता, एक्सेलरेशन इज वेरी इजी. बस इसमें हमें याद रखना है कि वो टोटल वेलोसिटी नहीं है. एक्सेलरेशन होता है change in velocity. Acceleration is always change in velocity divided by time. Acceleration is change in velocity divided by time. Acceleration की हम definition लिखेंगे. Rate of change of velocity of object is known as acceleration. Acceleration is rate of change of velocity of a particle. इसी को हम क्या रिगार्ड करेंगे? एक्सेलरेशन. एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा v अपॉन डेल्टा t. और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का भी वही, इसमें हमने पढ़ा था डी टी वगैरह कुछ होता है. डिफरेंशिएट की टर्म्स में लिखते हैं हम इसको. तो इट्स लाइक लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, दैट इज dv by dt. This is instantaneous acceleration. Yes. So acceleration is rate of change of velocity of a particle. ये होगा change in velocity divided by time. हाँ, एक इसका SI यूनिट है. SI यूनिट है, हमें पता थी वेलोसिटी की क्या है, मीटर पर सेकेंड, और उसके डिवाइड बाय सेकेंड. सो इट्स मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. आई होप सो आपको एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, स्पीड वगैरह, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है. बाकी अगर हमें कोई इक्वेशन, हाँ, अगर हमें डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन दे रखी है और हमें उसे वेलोसिटी टाइम इक्वेशन में बनाना है, तो हम कैसे बनाएंगे? या वेलोसिटी टाइम इक्वेशन को हमें उसमें एक्सेलरेशन टाइम इक्वेशन में चेंज करना है, या फिर वेलोसिटी टाइम इक्वेशन को डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन में चेंज करना है, तो हम कैसे करेंगे? तो इसके लिए एक इजी ट्रिक है. और ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है कि हम क्या करेंगे, जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन. तो अगर हमें डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन दे रखी है, तो हम वेलोसिटी कैसे बनाएंगे? सिंपली हम उसको डिफरेंशिएट कर देंगे. और अगर वेलोसिटी टाइम इक्वेशन है तो एक्सेलरेशन कैसे बनाएंगे? उसको डिफरेंशिएट कर देंगे. अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन है और एक्सेलरेशन बनाना है तो कैसे बनाएंगे? उसको डबल डिफरेंशिएट कर देंगे. एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी आ जाएगी, एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा. अब अगर हमें एक्सेलरेशन टाइम इक्वेशन दे रखी है और वेलोसिटी टाइम इक्वेशन हमें निकालनी है, तो हम कैसे निकालेंगे? डिफरेंशिएट का उल्टा होता है इंटीग्रेट, तो हम इंटीग्रेट कर देंगे, मतलब उसका इंटीग्रेशन कर देंगे. अगर वेलोसिटी टाइम इक्वेशन है और डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो अगेन इंटीग्रेट कर देंगे. सिंपल. और हमारे पास एक्सेलरेशन टाइम इक्वेशन है और हमें डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन निकालनी है, तो हम उसको डबल इंटीग्रेट कर देंगे. जैसे हमने डिस्प्लेसमेंट से एक्सेलरेशन निकालने के लिए उसको डबल डिफरेंशिएट किया था, तो वापस जाने के लिए उसको डबल इंटीग्रेट कर देंगे.
ये चीज़ आपको याद रखनी है बिकॉज ये क्वेश्चंस में बहुत बहुत ज़्यादा काम में आती है. Now moving on to the next topic, that is equation of motion. Equation of motion. Equation of motion. Equation of motion. So motion की equations हैं कुछ, लेकिन हमें याद रखना है कि अभी हम ये 1D के लिए पढ़ रहे हैं. दूसरा, ये इक्वेशन तभी लागू होंगी जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा. अगर एक्सेलरेशन चेंजिंग है तो ये इक्वेशंस नहीं लगेंगी. फर्स्ट इक्वेशन है v इज इक्वल्स टू u प्लस at. दूसरी इक्वेशन है s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. तीसरी इक्वेशन है v square is equals to u square plus 2as. v square is equals to u square plus 2as. ये है इनकी वेक्टर फॉर्म. 1D में आप यूज करेंगे तो इन्हीं को यूज करेंगे हम लोग 1D मोशन में. यहाँ पे v क्या है? v है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट टाइम t, या फाइनल वेलोसिटी मान लो आप इसको. वेलोसिटी एट टाइम t. u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी या फिर वेलोसिटी एट t इज इक्वल्स टू 0, या इनिशियल वेलोसिटी. फाइनल वेलोसिटी ये है, फाइनल वेलोसिटी ये है इनिशियल वेलोसिटी. a क्या है? a है एक्सेलरेशन. t क्या है? t है टाइम. s क्या है? s है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल. s क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल. ओके, ट्रेवल्ड इन टाइम t. मतलब t टाइम में पार्टिकल ने जितना डिस्प्लेसमेंट किया उसको हम s से डिनोट करेंगे. ये हमारी है इक्वेशन ऑफ मोशन. एक और आती है, अगर हमें nth सेकंड के लिए डिस्प्लेसमेंट निकालना है. अगर हमें n सेकंड के लिए डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो वो होता है Sn u प्लस a/2 2n माइनस 1. ये यहाँ पे n है, कौन सा सेकंड? जो nth सेकंड है उस वो. a है एक्सेलरेशन, u है इनिशियल वेलोसिटी और Sn है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल ट्रेवल्ड इन nth सेकंड. तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन है u v इज इक्वल्स टू u प्लस at, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as. अब हम एक एक करके, सबसे पहले तो हम ये Sn वाली इक्वेशन, ये तीनों इक्वेशन तो हमारी पढ़ी हुई हैं. अभी हम ये देखते हैं कि Sn वाली इक्वेशन आई कहाँ से. तो हम इसका प्रूव करने की कोशिश करते हैं. Sn क्या है? Sn है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल. डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल in nth second. nth second में मतलब अब हम Sn को क्या लिख सकते हैं? मतलब Sn है जो हमने डिस्प्लेसमेंट किया 0 से n तक, माइनस जो हमने डिस्प्लेसमेंट किया 0 से n-1 तक. वही तो देखो, अगर आपको ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, आपको 3 और 4 के बीच की डिस्टेंस निकालनी है. तो आपको मान लो ये पता है कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस दे रखी है, मान लो ये वाली और ये वाली. तो आप 3 से 4 तक की डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? दिस डिस्टेंस माइनस दिस डिस्टेंस. तो ऐसे ही हम यहाँ पे Sn की
वो निकालेंगे डिस्टेंस, मतलब nth में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, s से n तक कितना हुआ और s से n-1 तक, उससे एक पहले वाले तक कितना हुआ, उसके बीच की वैल्यू आ जाएगी ना हमारे पास, हमें तो वही चाहिए। तो ये कैसे करेंगे, अब हम s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाएंगे। तो t इसमें n है, देखो n है प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस, यहाँ पे t क्या है, n-1, u इंटू n-1 प्लस हाफ a इंटू n-1 का होल स्क्वायर। अब बस इसको हमें सॉल्व करना है, un प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस un प्लस u प्लस हाफ ए एन स्क्वायर प्लस हाफ a minus it's 2ab, so 2 into a into b into ये हाफ a भी था हमारे पास, तो 2 से 2 कट गया, it's minus n a minus n a yes it's n a या a n कुछ भी मान लो, माइनस में है और ये माइनस में है, लेकिन हाँ स्टार्टिंग में माइनस था, दैट्स द पॉइंट, हाँ ये प्लस हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि माइनस प्लस कट गया, माइनस प्लस कट गया, तो हमारे पास एस एन अल्टीमेटली क्या आया, u प्लस a बाय 2 प्लस n a, u प्लस a बाय 2, sorry, this a by 2 is not in plus, it's in minus, so it's u minus a by 2 plus n a। अब हम इसमें से a कॉमन लेते हैं, a by 2 कॉमन लेते हैं, u प्लस a by 2 माइनस 1 प्लस 2n बच गया। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, u प्लस a by 2 2n minus 1, so it's hence proved। हमने क्या किया, हमने सिर्फ सिंपली इसमें क्या किया था, अगर हमें 3 से 4 के बीच की डिस्टेंस निकालनी है और हमें 1 से 3 के बीच की और 1 से 4 के बीच की डिस्टेंस पता है, तो सिंपली हम 1 से 4 की डिस्टेंस में से 1 से 3 की डिस्टेंस माइनस कर देंगे, तो हमारे पास 3 से 4 की डिस्टेंस आ जाएगी। हमने इसमें वही किया है। अगर हमें डिस्टेंस निकालनी आती है 0 से n तक की, तो हम और 0 से n-1 तक की, तो हमें n-1 से n के बीच की डिस्टेंस कैसे निकालेंगे हम, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस माइनस करके, दैट्स इट। अब आता है, अब अगर कोई पूछे कि वो जो 3 हमने इक्वेशन लिखी, v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, वो हमने लिखी थी एक कंडीशन पे कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए। अब अगर हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, तो फिर इस केस में हम कैसे निकालेंगे वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब कैसे निकालेंगे, इसका भी एक फॉर्मूला होना चाहिए ना, हमें निकालना आना चाहिए। कैसे निकालेंगे, कैसे ना कैसे तो निकालते ही हैं, तो हम कैसे निकालेंगे वेलोसिटी, कैसे, वेलोसिटी का फॉर्मूला है ds बाय dt, डिफरेंशिएट से। एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, एक्सेलरेशन निकालेंगे dv बाय dt। अब dv बाय dt को हम और क्या लिख सकते हैं, नाउ रिमेंबर, क्योंकि v को हम ds बाय dt भी लिख सकते हैं, तो इसको क्या लिखते हैं, ds बाय dt। तो ये क्या हो जाएगा, d स्क्वायर s अपॉन dt स्क्वायर अपॉन dt। तो एक्सेलरेशन को आप एक बार, हाँ वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे एक बार तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट को डबल डिफरेंशिएट करोगे तो आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। अभी मैंने इससे पहले बताया भी था कि डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन वगैरह वगैरह करके कि डिस्प्लेसमेंट से एक्सेलरेशन पे जाना है तो आपको डिफरेंशिएट करना है,
एक्सेलरेशन से डिफरेंशिएशन डिस्प्लेसमेंट पे आना है तो आपको इंटीग्रेट करना है, वही यहाँ पर है। एक्सेलरेशन क्या होगा, dv/dt, और डबल डिफरेंशिएशन कर दोगे d² और किसका, डिस्प्लेसमेंट का, तो भी हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा। ठीक है, और इसका एक और फॉर्मूला हम लोग बना सकते हैं, dv/dt है, इसको ऊपर और नीचे दोनों जगह ds से मल्टीप्लाई कर दो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा क्या है, ये पूरा देखो वेलोसिटी है, तो हम इसको v लिख देते हैं, v dv/ds। अगर आपको dv/ds की टर्म में इक्वेशन दे रखी है तो हम ऐसे निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू v dv/ds। और एक चीज याद रखनी है जो हमारे बहुत काम आएगी, कि डबल डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। अभी थोड़ा, हाँ अब देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, हमें पता है स्लोप क्या होती है, स्लोप इज tan थीटा, टेंजेंट ऑफ एंगल मेड बाय लाइन विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस ही स्लोप होती है। स्लोप क्या है, टेंजेंट ऑफ एंगल मेड बाय अ लाइन विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यही होती है स्लोप। और स्लोप को हम dy/dx भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहां देखो st ग्राफ का स्लोप क्या देगा, वेलोसिटी। vt ग्राफ का स्लोप क्या देगा, एक्सेलरेशन। vt ग्राफ का एरिया क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। at ग्राफ का एरिया क्या देगा, वेलोसिटी। वेलोसिटी गलत, चेंज इन वेलोसिटी, क्योंकि हमने पढ़ा था एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम है, तो यहाँ पे भी ये चेंज इन वेलोसिटी ही है, तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया क्या देगा हमें, चेंज इन वेलोसिटी। तो एक बार ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो हम लिख लेते हैं st ग्राफ का एरिया हमें क्या देगा, कुछ नहीं, लेकिन उसका स्लोप हमें देगा वेलोसिटी। vt ग्राफ का एरिया हमें क्या देगा, एक्सेलरेशन, और उसका स्लोप, एरिया हमें एक्सेलरेशन नहीं देगा, उसका एरिया कर देगा, ओके, st ग्राफ का एरिया और स्लोप, एरिया कुछ नहीं देगा, स्लोप हमें वेलोसिटी देगा। vt ग्राफ का एरिया हमें डिस्प्लेसमेंट देगा और उसका स्लोप हमें एक्सेलरेशन देगा। ऐसे ही at ग्राफ का एरिया हमें देगा चेंज इन वेलोसिटी, और उसका स्लोप हमें कुछ नहीं देगा, स्लोप हमें कुछ नहीं देगा। तो st ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी, vt ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट, स्लोप एक्सेलरेशन, और at ग्राफ का एरिया चेंज इन वेलोसिटी देता है। ओके, तो अभी तक हमने मोस्टली चैप्टर कवर अप कर लिया है। कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ पढ़ते हैं, सम इंपॉर्टेंट ग्राफ्स। एंड ग्राफ्स पढ़ने के बाद आज के लिए इतना ही। आगे के सेशंस में हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर्स में। सो अब हम पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंट ग्राफ जो यहाँ पे आते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास एक वीटी ग्राफ है। क्या है?
वीटी ग्राफ है, इसमें इधर टाइम और इधर वेलोसिटी। अगर हमारा वीटी ग्राफ कैसे दिया हुआ है, ऐसे, कैसे, ऐसे नहीं, ऐसे, हाँ सॉरी, इट्स स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब क्या है, अगर वीटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है टाइम के साथ, दिस इज यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन मीन्स हमारा v कांस्टेंट है। तो अब इसका स्लोप निकालो। इसका स्लोप क्या है, वीटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है, वीटी ग्राफ का स्लोप अभी हमने पढ़ा था, वीटी ग्राफ का स्लोप हमें एक्सेलरेशन देता है। और इसका स्लोप क्या आएगा, टेन थीटा। टेन थीटा क्या है, एक्स एक्सिस क्या एंगल बना रहा है, इसका स्लोप 0 डिग्री, तो इट्स 0, तो इसका एक्सेलरेशन 0 आ जाएगा। तो इसका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैसा बनेगा, इसका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ऐसा बनेगा। ठीक है, अब अगर हमें इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ निकालना है तो एरिया ऑफ ग्राफ क्या देता है, क्या देगा, एरिया ऑफ ग्राफ, वीटी ग्राफ, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ हमें डिस्प्लेसमेंट दे देगा। अब हम इसको किस तरीके से सोचेंगे कि हमें पता है s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 आ गया, तो s इज इक्वल्स टू ut आ जाएगा। ut मतलब आप अपना v मान लो, vt। तो जो s है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा t के, क्योंकि v तो हमारे पास कांस्टेंट था, तो s क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा t के। ठीक है, ये आ गया हमें समझ, क्योंकि v कांस्टेंट था तो s जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है t के। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ कैसे बनता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ बनता है ऐसे। तो ये हमारा इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ का डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ये है और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ये है। एस टी ग्राफ में एस 0 है और टी भी 0 है, मतलब कहने का मतलब जिस पॉइंट पे एस 0 है उस पॉइंट पे टी भी 0 है, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और एस टी ग्राफ का स्लोप क्या है, वेलोसिटी, तो वो कांस्टेंट है, वेलोसिटी हमारे पास कांस्टेंट है। अब हम अगला ग्राफ पढ़ते हैं, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का। इसमें हमारा वीटी ग्राफ ऐसे दिया हुआ है, वीटी ग्राफ हमारे पास ऐसे दिया हुआ है। इसमें हमें पता है कि v इज इक्वल्स टू at आएगा। ठीक है, इसको छोड़ो, पहले अपन इसकी स्लोप देखते हैं। इसका स्लोप क्या है, वीटी ग्राफ का स्लोप हमें देगा एक्सेलरेशन, वीटी ग्राफ का स्लोप देता है एक्सेलरेशन, और वीटी ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन देगा। अभी पिछले वाले में हमने देखा था एस टी ग्राफ का स्लोप आएगा, तो एस टी ग्राफ का स्लोप उसमें कांस्टेंट था क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट थी। तो यहाँ पे भी पिछले वाले में जो हमने एस टी ग्राफ देखा था ऐसा ही यहाँ पे वीटी ग्राफ है, मतलब इसकी क्या स्लोप जो है वो कांस्टेंट है और आप पॉजिटिव कांस्टेंट है, और दिस इज द पॉइंट टू बी नोटेड कि इसकी स्लोप पॉजिटिव कांस्टेंट है, क्योंकि एक्सिस के साथ एंगल लेस देन 90 डिग्री बनेगा। तो पॉजिटिव कांस्टेंट है इसकी स्लोप है पॉजिटिव कांस्टेंट, पॉजिटिव है और कांस्टेंट है। और कांस्टेंट का ग्राफ कैसे बनता है, कांस्टेंट का ग्राफ बनता है ऐसे। ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हमारा हो गया, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 0, और अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट। अब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ निकालेंगे।
ठीक, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसे निकालेंगे? हमें पता है s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो इनिशियल तो देखो यहाँ पे जीरो है, जीरो से शुरू हो रहा है, तो यहाँ की इनिशियल जीरो है, तो u जीरो हो जाएगा, ये पूरा हट जाएगा। तो s इज इक्वल्स टू हाफ at स्क्वायर आएगा। ये कांस्टेंट है क्योंकि हमने निकाल दिया यहाँ से, इसका एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है, तो s डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर आ जाएगा। और इसका ग्राफ पैराबोला बनता है, ये हमें पता है, ये हमने शुरुआत में बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ा था कि अगर x y इज इक्वल्स टू या y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर का ग्राफ है तो वो पैराबोला बनेगा। और ये कैसा पैराबोला बनेगा? हंसता हुआ पैराबोला बनेगा। ठीक, क्योंकि इसमें क्या है कि जहां पे डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा वहां पे वेलोसिटी भी ज्यादा होगी, क्योंकि वेलोसिटी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। तो इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनेगा st ग्राफ ऐसे। ठीक है, अब अगर ऐसे आ जाए, vt ग्राफ हमारा ऐसे आ जाए, ऐसे, या आप ऐसे मान लो आगे, ये vt ग्राफ है, तो इसका at ग्राफ तो कैसे निकालेंगे? हमें पता है इसके ऊपर अगर हम टेंजेंट बनाएंगे, क्या यहाँ पे हमने लाइन पे टेंजेंट बनाया, ज्यादा आ गई वैल्यू, यहाँ पे इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाया तो एक्स एक्सिस के साथ वैल्यू 90 डिग्री से ज्यादा आ रही है, तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव कांस्टेंट आएगा। हमारी एक्सेलरेशन आएगा नेगेटिव कांस्टेंट। नेगेटिव कांस्टेंट है पर नेगेटिव है, तो हमारा नीचे बनेगा ग्राफ। एक्सेलरेशन का मतलब ये tan थीटा है, एक्सेलरेशन है हमारा। अब इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसे बनाएंगे? इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाएंगे s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो इससे इसमें u भी कुछ है और एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, चलो मान लिया, लेकिन इस पूरे का ग्राफ आपको पता है कैसा बनेगा? इस पूरे का ग्राफ ऐसे बनेगा, जिस पॉइंट पे या जिस t पे वेलोसिटी जीरो होगी ना, वहां तक डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा और फिर उसके बाद डिस्प्लेसमेंट कम होगा। मतलब वेलोसिटी जीरो होने तक डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा और फिर जैसे ही वेलोसिटी जीरो हुई डिस्प्लेसमेंट कम होना शुरू हो जाएगा। ये है हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो हमने सारे ग्राफ पढ़ लिए और हमने डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वेलोसिटी, स्पीड वगैरह सब कुछ पढ़ लिया है। इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ ली। आगे हम इसके बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, अप्रोच इसका पता करेंगे, और काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन करने का एक ही तरीका है, आपके पास जो गिवन है वो लिखें, आपके पास आपसे जो पूछा है वो लिखें, और उसके रिगार्डिंग आपको जितने फॉर्मूले आते हैं वो करें। जब तक आप 100-200 क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको काइनेमेटिक्स नहीं आने वाली है। तब तक यही लगेगा कि मुझे तो पता ही नहीं चलता कहाँ कौन सा फॉर्मूला लग रहा है। बस प्रैक्टिस करो, क्योंकि बस यही है कि जो दिया है वो लिखो, जो निकालना है वो लिखो, और जो भी फॉर्मूला उसके रिगार्डिंग, जैसे वेलोसिटी निकाले तो वेलोसिटी के आपको 2-3 जितने फॉर्मूले पता है सारे लिख दो, और 1-2 चीज़ें जैसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो याद रखनी है, या इक्वेशन दे रखी है तो डिफरेंशिएट से, इंटीग्रेट से कौन सी चीज़ कैसे निकालनी है, ये सब करना है। बाकी वेल विशेस टू यू, थैंक यू, हैव अ ग्रेट